ये आपके जनसत्ता की आज की संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिल जाती है, तो इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा। हमें उस जीवन की परवाह नहीं करनी चाहिए जिसकी हमने अपने लिए कल्पना की है, ताकि उसको स्वीकार कर सकें जो हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। ये किसने कहा है? जोसेफ कैंपबेल ने। अमेरिकी सैन्य अड्डों पर मंडराता खतरा। अभी आप देख रहे हैं कि ईरान अमेरिका में टकराव भी देखने को मिल रहा है। देखिए, हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखेंगे ये हमारा प्यारा भारत है, यह है ईरान। तेहरान इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी। ये फारस की खाड़ी है, ये ओमान की खाड़ी है। यहाँ आप लोगों को हॉर्मुज जलडमरू देखने को मिल जाएगी। ये इजराइल है, ये भूमध्य सागर है, ये लाल सागर है। यहाँ आप लोगों को संयुक्त राज्य अमेरिका देखने को मिल जाएगा। वॉशिंगटन डीसी इसकी राजधानी है। डोनाल्ड ट्रंप यहाँ के राष्ट्रपति देखने को मिल जाएंगे। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे टकराव ने अमेरिकी नीति के एक ऐसे पहलू को उजागर किया जिस पर पहले बहुत कम ध्यान दिया गया। वह है मध्य पूर्व में अमेरिका की सैन्य अड्डों की स्थिति। और इस इलाके में मौजूद अमेरिकी अड्डे अब ईरानी हमलों के निशाने पर हैं। खबरों के मुताबिक इस साल 28 फरवरी को संघर्ष शुरू होने के बाद से करीब 19 अमेरिकी सैन्यकर्मी मारे गए और 624 घायल हुए। अरबों डॉलर के सैन्य साजो सामान का नुकसान भी हुआ है और इसके केंद्र में यही सैन्य अड्डे हैं। और अमेरिका युद्ध तो चाहता है मगर अपना नुकसान नहीं चाहता। इस नुकसान ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की युद्ध नीति पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया, जो आगामी 3 नवंबर को अमेरिका में मध्यावधि चुनाव तक पीछा करेगा। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से युद्ध छेड़ने से पहले अपने नुकसान का आकलन नहीं किया था। फारस की खाड़ी के आसपास अमेरिका की कई ऐसे सैन्य अड्डे हैं जो ईरान के बहुत करीब हैं। और मध्य पूर्व में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा कतर स्थित अल उदीद एयरबेस है, जहां मौजूदा युद्ध से पहले लगभग 10,000 अमेरिकी सैनिक तैनात थे। यह अमेरिकी सेंट्रल कमांड का अग्रिम मुख्यालय भी है और यहीं कमांड एयर ऑपरेशन केंद्र भी स्थित है, जो पूरे मध्य पूर्व में अमेरिकी वायुसेना की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। 5 बेड़े और अमेरिकी नौसेना की सेंट्रल कमांड का मुख्यालय बहरीन में है। कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात में अमेरिका के महत्वपूर्ण सैन्य अड्डे हैं। ओमान और सऊदी अरब में भी अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी है। ये सभी ईरान के प्रहार पहुंच में आते हैं। ये आप देख रहे हैं, ओमान है, यमन है, ये सऊदी अरब है, यहीं आपको सब देखने को मिल जाएंगे। इस संयुक्त अरब अमीरात देखने को मिल जाएगा, एक कुवैत है। ये आप देखिए, सैन्य अड्डों की यह व्यवस्था तब तर्कसंगत थी जब अमेरिका अफगानिस्तान और इराक में ऐसे आतंकवादी संगठनों से लड़ रहा था जिनके पास उन अड्डों पर हमला करने की क्षमता नहीं थी। वर्ष 2001 में जब अमेरिका ने अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ अभियान शुरू किया था, तब खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य अड्डे बेहतर उपयोगी और लगभग अभेद्य थे। और वर्ष 2003 में शुरू हुई इस इराक संघर्ष के दौरान भी स्थिति ऐसी ही थी। कोई भी विरोधी पक्ष अमेरिकी सैन्य अड्डों पर मिसाइलों से हमला करने में सक्षम नहीं था और उस समय ड्रोन का इस्तेमाल शुरू ही हुआ था। तब के ड्रोन से आज की तुलना करें तो इनकी मारक क्षमता में कई गुना इजाफा हुआ। ईरान के साथ टकराव में अमेरिकी सैन्य अड्डों की मौजूदा व्यवस्था अब अवैध नहीं है और आप देखते हैं ईरान के जखीरे में मौजूद मिसाइलों और ड्रोन की मारक क्षमता को देखते हुए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अमेरिकी सैन्य अड्डे अब खतरे में हैं। उदाहरण के लिए कुवैत स्थित कैंप आरिफ जान, जो सेंट्रल कमांड की जमीनी सेनाओं के लिए अग्रिम मुख्यालय है, वह ईरान से केवल 62 मील की दूरी पर है। बहरीन में अमेरिकी नौसेना का बेस ईरान से लगभग 128 मील दूर है, जबकि अल उदीद सैन्य ठिकाना करीब 170 मील दूर है। ये सभी ईरानी मिसाइलों की रेंज में आते हैं और इसकी तुलना में ईरान से इजराइल की दूरी लगभग आप देखें 1100 मील है। खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका के सैन्य अड्डे तब विकसित किए गए जब सोवियत संघ के मुकाबले अमेरिकी सहयोगियों की सुरक्षा की जरूरत थी। हो सकता है कि अफगानिस्तान और इराक युद्धों के दौरान यह नाकेबंदी
सफल तरीके से काम कर रही थी, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में इन ठिकानों पर अमेरिकी सैनिक पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। यही वजह है कि अमेरिकी सैन्य टुकड़ियों को अब ईरान से दूर भेजा जा रहा है। पिछले दिनों ऐसी खबरें आई थी कि कुछ अमेरिकी सैनिक कतर में मौजूद अल उदीद एयरबेस को खाली कर रहे हैं और अमेरिकी विमानों को भी दूसरी जगह भेजा गया है। बाद में पता चला कि दर्जनों अमेरिकी विमानों को इजराइल के वेन गुरियन हवाई अड्डे और रेमन एयर बेस पर भेजा गया और इससे साफ है कि अमेरिका खाड़ी क्षेत्र में अपने सैन्य अड्डों को लेकर चिंतित है। सेवानिवृत्त जनरल फ्रैंक मैकेंजी, जो केंद्रीय विमान सेंटकॉम के पूर्व कमांडर थे, उनका मानना है कि अमेरिकी सैनिकों को ईरान और खाड़ी क्षेत्र से और दूर जाने की जरूरत है। उन्होंने पिछले दिनों कहा था कि अमेरिका की केंद्रीय कमान का अग्रिम मुख्यालय ईरान से 100 मील दूर कतर में नहीं होना चाहिए। उनके मुताबिक अमेरिका के सैन्य अड्डे बनाने की रणनीति जमीनी हकीकत से मेल नहीं खाती। हमें पश्चिम की ओर देखना होगा। हमें इजराइल में सैन्य अड्डे बनाने पर विचार करना होगा, क्योंकि एक तो वह ईरान से दूर है और दूसरा वहां विमानों की उड़ान भरने पर पाबंदियों की संभावना भी बहुत कम है। अमेरिका इराक के पश्चिमी अनबार प्रांत में एन अल असद एयरबेस पर अपनी मौजूदगी बनाए हुए, जहां से वह इराकी सुरक्षा बलों की मदद करता है और नाटो मिशन में योगदान देता है। वर्ष 2020 में ईरान ने इस सैन्य अड्डे पर मिसाइल हमले किए थे, जो ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की अमेरिका द्वारा हत्या के जवाब में किए गए थे। अमेरिकी सैन्य अड्डों को ईरान की पहुंच से दूर अन्य जगहों पर भी पुनः स्थापित किया जा सकता है, जैसे पश्चिमी सऊदी अरब और मिस्र में, मगर इन जगहों पर इजराइल जैसी वायु रक्षा प्रणाली नहीं है और ना ही वहां विमानों की उड़ान में उतनी ढील मिल जाएगी जितनी आप देखिए इजराइल में मिल सकती है। कुछ रणनीतिकारों का मानना है कि अमेरिका के कई खाड़ी देशों में सैन्य अड्डे हैं और इसलिए उसे अपने सभी हवाई संसाधनों को एक ही जगह रखने के बजाय नए अड्डे बनाने पर विचार करना चाहिए। मगर इसमें भी कई तरह की चुनौतियां हैं। इजराइल को अपने यहाँ नए अमेरिकी सैन्य अड्डों पर भले ही कोई इतराज ना हो, लेकिन मिस्र, सऊदी अरब या फिर इस इलाके के दूसरे देश इसे एक बोझ के तौर पर देख सकते हैं और वे उसके बदले सौदेबाजी कर सकते हैं। इसके अलावा नए सैन्य ठिकाने बनाना बहुत महंगा है और खासकर ऐसे समय जब अमेरिकी रक्षा बजट में पहले से ही भारी दबाव है। कतर में वर्ष 1996 में अल उदीद बेस बनाने में लगभग $2 अरब खर्च किए गए थे। तब से इसके रखरखाव पर $6 अरब से ज्यादा की राशि खर्च हो चुकी है। खाड़ी देशों में सैन्य ठिकाने स्थापित करने के पीछे अमेरिका की मुख्य रणनीति वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर नियंत्रण, क्षेत्रीय प्रभाव बनाए रखना और ईरान जैसे विरोधियों को रोकना है। मगर अब खाड़ी देशों में यह बहस तेज हो गई कि अमेरिका के ये ठिकाने वास्तव में सुरक्षा देते हैं या उन्हें अनचाहे युद्ध में घसीटते हैं, क्योंकि अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान खाड़ी देशों को ही निशाना बना रहा है। बहरहाल मौजूदा परिस्थितियों ने अमेरिका को अपने सैन्य ठिकानों की सुरक्षा को लेकर चिंता में डाल दिया है और अभी आप देख रहे हैं कि टकराव खूब चल रहा है, ईरान भी पलटवार कर रहा है, तो उसी की बातें हो रही हैं। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर बताइए आप लोग। जागरूकता की चेतना, ये हमारी चेतना की जमीन हमारे जीवन को संचालित करने वाले निर्णय से ही उपजती है। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थिति बनती है जब हमारा मानस निर्णय तो ले लेता है, लेकिन उन निर्णयों में स्थायित्व नहीं रहता, वे भविष्य में टिक नहीं पाते। चेतना सबकी एक ही होती है, फर्क होता है उन मूल्यों का जो हमारी चेतना में मौजूद रहते हैं। इन मूल्यों के अनुसार ही हमारी चेतना किसी घटना पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करती है। ये मूल्य ही इस बात का निर्धारण करते हैं कि वे कौन से तत्व और कार्य होंगे जो हमें अपराध बोध से भरेंगे और हमें अपराध बोध से मुक्त रखेंगे। जीवन में कभी कभी ऐसा पड़ाव भी आता है जब हमारी चित्त अवस्था स्थिर नहीं होती है। वैसे भी वह स्थिर नहीं, गतिशील है, वह ठहराव नहीं, निरंतर खोज है। लेकिन यहाँ अस्थिर होने का असर विचलन से है। भीतर के प्रश्नों की यात्रा ठहरती नहीं, वह एक ऐसे प्रदेश में प्रवेश करती है जहाँ आंतरिक खोज अपने ही छाया पथ पर चलती है। मगर अस्थिर मन में जब कोई हमारे अनुकूल काम होता दिखाई देता है, तब मन अपने आप ही किसी आंतरिक उत्साह से भर जाता है। वह छोटा सा उत्साह कितने दायित्वों को निभाने की ऊर्जा दे देता है, हम इसकी पूर्व से कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जैसे अवसाद और आत्महत्या के केंद्र में होता है सहनशीलता का अभाव, ठीक वैसे ही उत्साह और जागरूकता के केंद्र में प्रोत्साहन भी एक कड़ी है।
और जीवन में ऐसे कई अवसर आते हैं जब हम उत्साहित होकर किसी लक्ष्य को साधते हैं, लेकिन जागरूकता के अभाव में उस लक्ष्य का अपेक्षित परिणाम नहीं पाते। ठीक इसके उलट एक व्यक्ति के भीतर किसी काम या लक्ष्य को हासिल करने की क्षमता हो, लेकिन उसके भीतर उत्साह की कमी हो तो उसके लिए आसान राह भी मुश्किल होगी। और इसके अलावा एक स्थिति यह भी होती है कि क्षमता और उत्साह जिससे लैस व्यक्ति को भी अगर कोई निराशा में डुबो दे, उसका उत्साह भंग कर दे, तो किसी काम को आसानी से पूरा करने की उसकी क्षमता विपरीत दिशा में प्रभावित होती है। कहने का आशय यह है कि अगर हमारा चित्त किसी विषय में उत्साहित रहता है तो हम अन्य विषयों में भी अपना उत्साह दिखाते हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक जगह लिखा है, उत्साह वास्तव में कर्म और फल की मिलीजुली अनुभूति है और जिसकी प्रेरणा से तत्परता आती है। अगर फल दूर ही दिखाई पड़े, उसकी भावना के साथ उसका लेस मात्र भी कर्म या पर्यटन के साथ लगाव ना मालूम हो तो हमारे हाथ पांव कभी ना उठें और उस फल के साथ हमारा सहयोग ही ना हो। और इसमें कर्म श्रृंखला की पहली कड़ी पकड़ते ही फल के आनंद की भी कुछ अनुभूति होने लगती है। अगर हमें यह निश्चय हो जाए कि अमुक स्थान पर जाने से हमें किसी प्रिय व्यक्ति का दर्शन होगा, तो उस निश्चय के प्रभाव से हमारी यात्रा भी अत्यंत प्रिय हो जाएगी। अगर हम किसी बात पर गुस्सा हुए बैठे हैं और इसी बीच में कोई दूसरा आकर हमसे कोई बात सीधी तरह भी पूछता है, तो भी हम उस पर झुंझला उठते हैं। और यह सब मनोस्थिति द्वारा संचालित होता है और मनोस्थिति परिस्थिति जन्य होती है। हम सभी किसी न किसी रूप में एक भय की ग्रंथि से जूझते हैं। ऐसे में संवाद एक उत्साह की चिंगारी जरूर है। दरअसल सुख के वर्ग में दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है, आनंद वर्ग में वही स्थान उत्साह का है। ऐसे में संवाद को मानव समाज की रीढ़ कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यहीं से विचार की दोहरी प्रक्रिया शुरू होती है। संवाद का उपक्रम सत्संग भी है, जहां हम अपने मन के भाव को पलायन करने के बजाय अपने छूटे हुए अतरंग की बुनियादी बुनाइयां बुनने लगे हैं। निरस्ता व्यक्ति को नकारात्मक और निरुत्साही बनाती है और तो उसमें मन की अस्थिर अवस्था की केंद्रीय भूमिका रहती है। इसलिए उत्साह में चिंतन की स्थिति बनी रहे और जिसे हम जागरूकता की परिपक्व अवस्था भी कह सकते हैं। वह उत्साह क्षणिक उद्वेग युक्त होता है, इसलिए उसमें जागरूकता का होना पहली शर्त है। हमारे उत्साह में हमारी चेतना की भूमिका सर्वोपरि है। चेतना के स्तर पर कभी कोई भेद भी नहीं होते हैं, तो भेद हमेशा विचारों के स्तर पर होते हैं। ज्यादातर लोग अपनी चेतना को शुद्ध ही मानकर चलते हैं, तर्क वितर्क उससे उसे न्यायसंगत ठहरा देते हैं। ऐसे में जीवन में घटित घटनाओं में अपनी निजी चेतना को या आप देखेंगे क्या शुद्धि की कसौटी पर स्वयं कसकर देखना चाहिए। हम दंग रह जा सकते हैं कि जो कुछ भी हमारे साथ हुआ उसके केंद्र में हमारी चेतना है। शुद्ध चेतना जो हमारे कार्य को स्वयं निर्देशित करे, किसी दूसरे की चेतना उसकी विचारगी का अनुगमन करना होगा। अपनी चेतना को परिष्कृत भी करना पड़ता है और इसमें सबका अलग अलग तरीका होता है, सबके अनुभव अलग है। उत्साह और जागरूकता में चेतना की अहम भूमिका रहती है। चेतना में सांस्कृतिक मूल्यों की पहचान उसकी परिधि में निहित है और जीवन दर्शन आप देखेंगे क्या, जीवन दर्शन और परिवेश इसके रसायन है। और चेतना निरंतर परिष्कृत होने की प्रक्रिया है, क्योंकि जो आज है वह आप देखेंगे क्या, या आप देखेंगे कि वह कल अनुभव भी रहे, यह जरूरी नहीं है। राम और रावण दोनों में चेतना थी, लेकिन भिन्न स्तर की। अपने उत्साह को बढ़ाने की कुंजी यह है कि हम अपने स्वार्थ से परे किसी ऐसे उद्देश्य के प्रति समर्पित हो जाएं जिसके प्रति हमारी गहरी लगन हो और जिसमें हमारी चेतना की परिष्कृत अवस्था हो। तो दूसरों से अर्जित नहीं, स्व अनुभव से अर्जित है। यह उद्देश्य हमें प्रतिबद्धता देगा। अच्छा कॉलम लिखा जाता है। ये आप देखिए टिप्पणियाँ हैं, इसकी PDF आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहाँ डाल दी जाती है, तो वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये आतंक का चेहरा, ये जम्मू कश्मीर में हर संभव कोशिश करता रहता है। कौन? पाकिस्तान अशांति फैलाने की। जम्मू कश्मीर से 370-35 से हटने के बाद दो भागों में बांट दिया गया था। लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। और ये आप देखिए जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह आपको विधानसभा देखने को मिल जाएगी। ये पाकिस्तान है, 1947 तक भारत का हिस्सा हुआ करता था। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी। तो जम्मू कश्मीर के कुलगांव जिले में हुए लक्षित आतंकी हमले में 2 प्रवासी मजदूरों की मौत ने एक बार फिर यही सवाल उठाया कि आतंकवाद पर काबू पाने के लिए की जा रही तमाम कवायदों का क्या हासिल है। आज भी अक्सर यह
बेलगाम क्यों दिखता है। गौरतलब है कि कुलगांव में आतंकियों ने शुक्रवार शाम 2 प्रवासी मजदूरों को गोली मारकर हत्या कर दी। दोनों मजदूर छत्तीसगढ़ से दक्षिण कश्मीर के किल्लम इलाके में ईंट भट्टे पर काम करके किसी तरह अपना और अपने परिवार का जीवन चला रहे थे और खबरों के मुताबिक इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के ही एक छाया संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली है। और आप देखें, जाहिर है कि इस घटना के बाद फिर से सरकार सुरक्षा तंत्र को और मजबूत बनाने की और नए कदम उठाने की बात करेगी। लोगों को यह भरोसा दिया जाएगा कि भविष्य में आतंकियों की हमला करने की हिम्मत नहीं होगी। मगर अफसोस की बात यह है कि घाटी में सिर्फ 10 दिनों के भीतर लक्षित आतंकी हमले की यह दूसरी घटना है। हाल ही में अनंतनाग में आतंकवादियों ने एक पुलिसकर्मी की हत्या कर दी थी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सीमा पार स्थित ठिकानों से अपनी गतिविधियां संचालित करने वाले आतंकवादी संगठनों के खिलाफ मोर्चा लेने के क्रम में सुरक्षा बलों ने कोई कसर नहीं छोड़ी और हर कुछ समय बाद रणनीति में भी बदलाव किया जाता रहा है। इसी वजह से आतंकी हमलों को पूरी तरह रोक पाने में फिलहाल भले ही कामयाबी ना मिली हो, लेकिन ऐसी घटनाओं में थोड़ी कमी जरूर आई। इसके बावजूद यह सच है कि अक्सर आतंकी संगठनों की ओर से कुछ लोगों को चुनकर निशाना बनाया जाता है और इस तरह अपनी मौजूदगी का संकेत देने की कोशिश होती है। यह साफ है कि आज भी जम्मू कश्मीर के संवेदनशील इलाकों में आतंकी संगठनों के पांव जमे हुए हैं और वे कई बार सिर्फ इसलिए किसी निर्दोष व्यक्ति की हत्या कर देते ताकि उनका खौफ बना रहे। इसके समानांतर यह भी गौर करने वाली बात है कि सुरक्षा बलों से लेकर पुलिस महकमे के व्यापक तंत्र की मौजूदगी के बावजूद आम लोगों के भीतर हर वक्त एक परोक्ष असुरक्षा बोध काम करता रहता है। सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। कुछ समय के अंतराल पर आतंकवादी बिना किसी रोक टोक के आबादी के बीच घुसपैठ करते हैं और कभी अराजक तरीके से, कभी पहलगांव जैसे हमले को अंजाम देकर आसानी से भाग जाते हैं। दरअसल नतीजों का दंश आम लोगों को झेलना पड़ता है और यह सही है कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान खुफिया विभाग, स्थानीय पुलिस और सुरक्षा बलों के बीच तालमेल की वजह से आतंकवादियों के खिलाफ एक ठोस मोर्चा कायम किया गया और आतंकवादियों के प्रत्यक्ष हमलों पर अंकुश लगा है। कई बार स्थानीय आबादी के बीच से भी पुलिस को सहयोग मिल जाता है। इसके बावजूद यह तथ्य है कि घाटी आतंकी हमलों से सुरक्षित नहीं है। सुरक्षा बलों की सख्ती की वजह से अब आतंकवादी संगठनों ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। अब उन्होंने लक्षित हमलों को अपना मुख्य जरिया बनाया। जाहिर है कि सरकार और सुरक्षा बलों को अब इसी मुताबिक आतंकवादियों से निपटने के लिए नई रणनीति के साथ मोर्चा लेने की जरूरत है। अधूरी शिक्षा। इस शिक्षा किसी भी देश के आर्थिक और सामाजिक विकास का आधार स्तंभ होती है। यह भी जरूरी है कि शिक्षा में अमीर, गरीब, जाति, धर्म, क्षेत्र या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए ताकि सबको समान अवसर मिल सके। यह सच है कि भारत के शिक्षित समाज में पिछले कुछ दशकों से महिलाओं की भागीदारी बढ़ी, लेकिन चुनौतियां अब भी बरकरार हैं। हाल ही में संसद में दी गई जानकारी के मुताबिक वर्ष 2025-26 में देश भर में 9वीं और 10वीं कक्षा के स्तर पर लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर 8% रही है, जो अन्य कक्षाओं के मुकाबले सबसे अधिक है। यह हाल तब है जब सरकार की ओर से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, समग्र शिक्षा अभियान जैसे कार्यक्रम एवं योजनाएं शुरू की गई। सवाल है कि जब सबको शिक्षा के समान और सुलभ अवसर मुहैया कराने की नीतियां लागू की जाती हैं तो लक्ष्य को पूरा करने की प्रतिबद्धता बीच रास्ते में ही दम तोड़ देती है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जब एक महिला शिक्षित होती है तो इसका प्रकाश पूरे परिवार को आलोकित करता है। योग्यता की बात की जाए तो देश में हर साल स्कूली बोर्ड परीक्षाओं में लड़कियां अव्वल रहती हैं। इसके बावजूद अगर उन्हें किसी कारणवश माध्यमिक स्तर पर ही स्कूल छोड़ने को विवश होना पड़े तो इसे व्यवस्था की नाकामी नहीं तो और क्या कहा जाएगा। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष लद्दाख में माध्यमिक स्तर पर लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर सबसे अधिक 15.6% दर्ज की गई। इसके बाद असम और कर्नाटक का स्थान है, यहाँ पर यह दर 13.9% रही। इसके पीछे कई कारण बताए गए, जिनमें लड़कियों का घरेलू कार्यों और आर्थिक मामलों में परिवार का सहयोग करने के लिए स्कूल छोड़ देना या फिर माता पिता का उनके आगे की शिक्षा को जरूरी ना समझना भी शामिल है। यह अहम सवाल यही है कि क्या सरकार की ओर से इन कारणों को समझने और उनका समाधान करने का ईमानदारी से प्रयास किया जाएगा ताकि कोई भी लड़की आर्थिक या फिर पारिवारिक समस्याओं की वजह से शिक्षा से वंचित ना हो। और सरकारी शिक्षा व्यवस्था का हाल भी बेहाल है, ये भी आप लोग देखते हैं। कई स्कूलों में आप देखते हैं कि अलग से लड़कियों के लिए शौचालय नहीं रहती है और भी बहुत सारी व्यवस्थाएं नहीं रहती हैं और दूर अपने उनके जहाँ वो निवास करती हैं उससे दूर स्कूल रहते, तब भी वो बच्चियाँ नहीं जा पाती हैं। ये भी मुख्य कारण है।
वह अभी तो स्कूली शिक्षा व्यवस्था हो, कोई भी किसी भी स्तर की, उस पर खूब सवाल भी खड़े हो रहे हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, सुझाव हो तो ज़रूर आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।